मिलिट्री साइंस, ये दो पर स्पेशली जोर दिया। तीसरा था समय विभाजन आर्यों का। आज मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। आज मैं मूलतः ऊपर से चलता हूँ कि जहां जैसे विज्ञान है, तो आर्यों ने विज्ञान को किस तरह से लिया और किस तरह से उन्होंने उस अप्रोच को डेवलप किया। पहला है कि जो आर्यों की साइंस थी वो दो भागों में विभाजित थी, टू पार्ट्स में। पहला विभाग था उसका अध्यात्म और दूसरा था भौतिक। आर्य ये मानते थे कि हमारा जो ब्रह्मांड प्रदेश है, ये प्रदेश ही, इस प्रदेश में पूरे ब्रह्मांड की सारी सूचनाएं संग्रहित है। तो ये तो आध्यात्म विज्ञान थी उनकी। दूसरा ये मानते थे कि हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां, जो आंख, कान, नाक, रसना, ये सब स्वाद के द्वारा, दृश्य के द्वारा, सुनने के द्वारा जहां तक सुन पाती हैं, जहां तक देख पाती हैं, तो वो सत्य है। उससे परे पता पड़ेगा, देखना जाएगा क्या सत्य है। तो इसे भौतिक बोलते थे वो। और भौतिक आज भी इसी अर्थ में है। वेस्टर्न पावर्स भी यही, वेस्टर्न कल्चर है, वो भी यही मानती है कि हमें कहाँ तक हम जा पा रहे हैं। हम चंद्रमा पर पहुंच गए तो वहां तक सत्य है, उससे परे फिर मंगल पे पहुंच रहे हैं तो वहां तक सत्य है, उससे परे क्या होगा। तो इस विज्ञान को हमारे मनीषियों ने, पूर्वजों ने महाभारत काल में भी और उससे पहले भी भौतिक विज्ञान बोला था। क्योंकि ये भौतिक पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, जो स्थूल शरीर का पार्ट है, इसके द्वारा ये हमें आभास होता है कि क्या चीज है सत्य। उसके द्वारा ही हमें इसके कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि विज्ञान का नाम है वास्तविकता के प्रिंसिपल्स, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, तथ्य। वो तथ्य क्या है, उसका ज्ञान होता है हमें पंच ज्ञानेंद्रिय द्वारा, जैसे भौतिक बोलते थे। अब आध्यात्म में विशेषकर जोड़ दूंगा, क्योंकि आध्यात्म जो विज्ञान थी अ, वैदिक काल तक, इवन महाभारत काल तक, वो अत्यंत विकसित अवस्था में थी। आज जो शून्य अवस्था में है, क्योंकि इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं शरीर को, उसके बाद ही डेवलप होती है। देखो आध्यात्म क्या मतलब क्या है, मैंने जो सोचा समझा बता रहा हूँ कि क्रिया योग के द्वारा उससे पहले एक बात करूंगा मैं कि किसी भी, नहीं उससे बाद में बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि वो इस समय अभी स्टार्टिंग में बताना फिर समझ में भी नहीं आएगा। कि हमारा आध्यात्म ये मानता है, प्राचीन भारतीय संस्कृति ये मानती है कि हमारे शरीर का ये ब्रह्मांड प्रदेश है, जो हमारा सिर है, इसमें खरबों न्यूरॉन्स हैं, जो मॉडर्न साइंस भी बोलता है। लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स हैं, एक एक न्यूरॉन्स में कई कई टेराबाइट की सूचनाएं संग्रहित हो सकती है। ये मॉडर्न साइंस भी मानता है। ठीक है। अब आवश्यकता इस बात की है कि ये हमारे एक तरह से आज की साइंस में बोले तो एक चिप की तरह काम करते हैं, जिनकी कैपेसिटी कई कई हजारों टेराबाइट है और उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो अगर इन न्यूरॉन्स को हम एक्टिवेट कर दें, तो उस न्यूरॉन में सूचना है, उसके द्वारा हमें हमें वो सूचना प्राप्त हो सकती है। ये अध्यात्म का बेसिक फंडा था। अब वो न्यूरॉन्स किससे एक्टिवेट होंगे? नेचुरली बात है, वो न्यूरॉन्स एक्टिवेट करने का काम एनर्जी से होता है। एनर्जी मुख्य चीज है। तो अब उस एनर्जी को लाए कहां से? तो उसके लिए हमारी आवश्यकता पड़ी। आपने देखा होगा योग, योग जैसे योग बोलते हैं, क्रिया योग जिसे बोलते हैं, जैसे राजयोग भी बोलते हैं, क्रिया योग का ही पार्ट है राजयोग। तो राजयोग में इसके लिए हमें पहले नियम, यम, नियम और ये धारणा, प्रत्याहार, इस तरह की 8 पतंजलि योग है, उसमें 8 प्रकार की प्रवृत्ति है। उनसे गुजर के तब हमें हम इस सहस्त्रार चक्र जो है हमारा, इसको इसमें एनर्जी को ले जाते हैं और इस ब्रह्मांड प्रदेश को एक्टिवेट करते हैं रियल अर्थों में। तो हमारी ये 3 कुंडलिनी होती हैं रीढ़ की हड्डी के आसपास, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। एक इसमें होती है न्यूट्रल और 2 होती है ठंडी और गर्म। तो हमारे पुराने मनीषी अपनी ब्रह्मचर्य के द्वारा अपनी एनर्जी को कंजर्व करके और उस एनर्जी को इन जो हमारी न्यूट्रल नाड़ी थी, उस नाड़ी के द्वारा सहस्त्रार चक्र में पहुंचा करके तो इसको एक्टिवेट करने का काम ये करते थे। तो इस क्रिया के द्वारा वो न्यूरॉन्स जब एक्टिवेट होते थे, कुछ हिस्सा, पूरा न्यूरॉन्स एक्टिवेट, पूरा ये ब्रह्मांड प्रदेश एक्टिवेट करने की ताकत किसी एनर्जी में नहीं है। अगर ये एक्टिवेट पूरा हो गया तो वो तो ईश्वर ही हो जाएगा एक तरह से, मान लो, क्योंकि उससे भूत में, भविष्य में क्या होना है, कैसे होना है, सब चीज पता चल जाएगी। उसका एक पॉइंट, कुछ पॉइंट पार्ट हम एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। उसके द्वारा वो
भूत भविष्य की बातें बताने लगता था, जो ऋषि मुनि थे, योगी थे। ठीक है, तो ये क्रिया योग के द्वारा ये एक्टिविटी की जाती थी। ये अभी भी कुछ दिनों पहले जैसे खिचड़ी मुद्रा थी, अब आपने देवरा बाबा का नाम सुना होगा, जो 1990 में 11 जून था शायद, या 15-16 जून था, योगिनी एकादशी वाले दिन महाप्रयाण करके, तो वो खिचड़ी मुद्रा जो होती थी उसके सिद्धस्त थे। ठीक है, और उन इसके अलावा उन्होंने एक बार जब रशियन पत्रकार ने पूछा कि आपने किस तरह से आप बाबा लेते हो, आप कुछ खाते नहीं हो, तो इस भीषण गर्मी में कैसे, तो वो बता दिया उन्होंने कि मैं चंद्र नाड़ी से, जो इंगला पिंगला सुषुम्ना है, तो उसमें शायद पिंगला चंद्र नाड़ी होती है, तो उसके द्वारा मैं अपने मतलब जो प्रकृति में जो ठंड है उसको ले लेता हूँ। ठीक है, और ऐसे ही सूर्य नाड़ी के द्वारा मैं गर्मी की ऊष्मा को लेता हूँ, तो मुझे उसमें ठंड गर्मी नहीं लगती है, सर्दी गर्मी नहीं लगती है। तो ये हमारा जो क्रिया योग है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और यही आध्यात्म विज्ञान का बेसिक वो है, फंडा है। हर ऋषि मुनि क्रिया योगी थे, ये कंफर्म है। वो समाधि में जाने की जो अवस्था है ना, वो इस ये हमारे प्राणाधार को इस शस्त्रा चक्र में ले आके डाल देते थे, आराम से यहाँ पड़े पड़े रहते थे। और एक और चीज थी इसमें, जिसको ये देर बाबा भी करते थे, कि आप अपनी रचना को लंबी इतनी कर लो कि वो दुपारित होकर आपकी गर्द इस गले में चली जाए, और उसके द्वारा फिर हमारे इस ब्रह्मांड प्रदेश से अमृत की बूंद टपकती है। उस बूंद को उस रचना के द्वारा ले लो उस पर, और उसको पेट में मत जाने दो। यही है इस योग का नाम, सुन है, उसी टाइप का एक पार्ट हुआ। तो वो है कि हम क्रिया योग के द्वारा या राजयोग के द्वारा है उसको एक्टिवेट करके अपनी नाड़ियों को, कुंडलिनी को जैसे बोलते हैं शॉर्ट वे में, नाड़ी बोलो कुंडली बोलो, उसको एक्टिवेट करके ब्रह्मांड ये सहस्रार चक्र में ले जाते हैं प्राणाधार को, और ब्रह्मांड प्रदेश में को एक्टिवेट करते हैं, और उसके द्वारा भूत भविष्य को जान लेते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ, लेकिन उससे पहले जब ये क्रिया करते हैं तो उस क्रिया के लिए बड़ी कठोर वो है, जैसे आसन, आसन में उसे यम नियम है, प्रत्याहार, आहार में भी वो होना चाहिए कि आहार हमारा किस तरह से है, कितना आहार करना है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें न तो योग न तो बहुत अधिक खाने वाले को, न बहुत कम खाने वाले को सिद्ध होता है, इसके लिए मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जो योग की जो आध्यात्मिक विज्ञान है, आध्यात्मिक प्रक्रिया है, बड़ी ही क्रिटिकल थी। इस क्रिटिकल को वेस्टर्न वाले लोग कर नहीं सकते, क्योंकि वो भोगवादी हैं, वो योगवादी तो है नहीं, विरक्त तो है नहीं। ठीक है, तो वो भोगवादी लोग उसको कर नहीं सकते, तो इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। हम भारतीय लोग भी, जो हमारी संस्कृति आर्य लोग भी, अपने इस आध्यात्मिक संस्कृति को भूल गए। केवल योग को हम आजकल आसनों को योग मान बैठे हैं, ये गलत है। योग एक दूसरी प्रैक्टिस है। योग का अर्थ है ईश्वर से मिलन। ठीक है, ये ब्रह्मांड जो प्रदेश है हमारा, आपने देखा होगा, अपने एक चीज तो आपको पता होगी कि हमारे शरीर में 10 रंध्र हैं। 9 रंध्रों के बारे में, 2 कान के, 2 आंख के, 2 नाक के, एक मुख का, एक गुदा, एक मूत्र नलिका, और 10वां रंध्र है जो ये ब्रह्म रंध्र कहलाता है। ये सबसे ऊपर है। जब प्राण इससे निकलते हैं तो वो सीधे मोक्ष की ओर जाता है। तो ये सर्वोच्च है, ऊपर कोई उच्च रंध्र है नहीं, और इस रंध्र को हमें खोलना पड़ता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे की, इसको आप सहलाएंगे देखेंगे तो वो वहां एक रंध्र सा आपको दिखाई देगा, यहाँ होता है, जो कालांतर में फिर वो उसमें ढकता जाता है चर्बी में। ठीक है, तो इस रंध्र को योगी लोग एक्टिवेट रखते तो उसको इसके द्वारा इनके प्राण निकलते थे। आप देखेंगे योग देवरा बाबा का जब महाप्रयाण हुआ था, तो मैंने भी पढ़ा था अखबारों में, उनके प्राण इस तालू से निकले थे, या चोवे के बराबर छेद हुआ था, शेषन के प्राण निकले। तो ये पराविज्ञान का मैटर है, ये भी साइंटिफिक है। पराविज्ञान का मैटर है कि जिस क्षेत्र से हमारे प्राण निकलते हैं, हम अगला नेक्स्ट बर्थ उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, उसी योनि के अकॉर्डिंग, मतलब अधोगति में जाते हैं या ऊर्ध्व गति में जाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। इससे निकलते तो मुख्य है। तो ये एक दूसरा विज्ञान है। ठीक है, जिसे पराविज्ञान बोलते हैं। ठीक है, जो गीता में वर्णित है, जो उपनिषदों में वर्णित है, वो पराविज्ञान है। अब हम बात फिर वापस लौटते हैं आत्म विज्ञान की ओर। तो इस तरह से शरीर की, ये जो हमारा शरीर है, मानव शरीर है, स्पेशली इसे ही सोचने की शक्ति प्राप्त है, अन्य योनियों को सोचने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसमें इस ब्रह्मांड प्रदेश को एक्टिवेट करके और सारे जगत का रहस्य जान लेने का नाम ही आध्यात्मिक विज्ञान है।
उसे सारे टेस्ट पता होते हैं, जो कि इंटरलिंकिंग रूप से देखें तो आपने एक बात देखा हो, गीता का 11वां अध्याय जिन्होंने पढ़ा है विश्व रूप दर्शन है वो, तो उसमें ईश्वर यानी जो ईश्वरी तेज है वो हर व्यक्ति में है, आत्म प्रभाव जिसे बोलते हैं हम, आत्मिक प्रभाव, और वो हर व्यक्ति में और हर व्यक्ति उसमें है, हर व्यक्ति में होगा तो हर व्यक्ति उसमें भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए वो हर व्यक्ति इंटरलिंकिंग है, और हमारा ये ब्रह्मांड प्रदेश है ये पूरे ब्रह्मांड से इंटरलिंकिंग है, ज्ञान से द्वारा, और ज्ञान ही मेन चीज है। अब कोई नली लगा के इंटरलिंकिंग तो हो नहीं सकता है, केवल ज्ञान से इंटरलिंकिंग होगा। तो हम न्यूरॉन्स को जब क्रिएट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो उसमें छिपी हुई वो सूचनाएं, ज्ञान एकदम से प्रतिस्फुरित हो जाता है, और हमें आइडिया हो जाता है कि योगी को आइडिया हो जाता है कि वहां ये हो रहा है, उस ग्रह पे ये है। तो ये हमारे प्राचीन काल में ये विद्या थी, ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थी, क्योंकि हम भारतीय लोग, हमारे लोग संयमी थे, नियमों को मानने वाले थे, इसलिए वो बहुत आसानी से हम इसको विकसित कर पाए थे। लेकिन महाभारत के बाद आपने देखा होगा, यद्यपि पूर्णतः विलुप्त नहीं हुई, लेकिन बहुत बड़े अंश में ये विलुप्त हो गई थी। पहले तो लगभग हर भारतीय, हर आर्य, मनीषी, ऋषि मुनि, बल्कि यहाँ तक राजर्षि, यहाँ तक कि वानप्रस्थ के बाद जो संन्यास में जाने वाले लोग थे, वो इस क्रिया को वानप्रस्थ के दौरान अभ्यास को पूर्ण करते थे, और संन्यास के दौरान वो मोक्ष को प्राप्त होते थे, या उच्च कर्म करके फिर पुनः इस धरा पे जन्म लेते थे। ये सिस्टम था। लेकिन महाभारत के विशाल युद्ध के बाद चूंकि अब ये इस टाइप की जो विद्या ये है, विज्ञान है, ये विज्ञान कालांतर में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, ये प्रैक्टिकल विज्ञान है, ये कोई थ्योरी नहीं है कि आपने लिख लिया और हमने कर लिया, ये कभी नहीं हो सकती, ये प्रैक्टिकलिज्म है। तो और रियल अर्थों में विज्ञान का नाम ही प्रैक्टिकल है, मतलब विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो प्रैक्टिकलिज्म है। तो फिर हमें ऐसे गुरु मिले नहीं महाभारत के बाद, तो ये विद्या कालांतर में थोड़ी थोड़ी कम होती गई, और आज की डेट में शायद ही कोई होगा लाख करोड़ों में एक कर पाए, तो इस योग को बड़ा मुश्किल काम है, इस पर कोई विकास का काम नहीं हुआ रियल सेंस में ये है। दूसरी जो भौतिक विज्ञान थी, उसमें नियम संयम का कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें तो है कि आप जहां तक पता करते चलो वहां तक आगे बढ़ती चलेगी। तो फिलहाल एक ये बात हुई कि आर्यों ने इस तरह से दो विश्वों में बांट रखा था इसको। अब तीसरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो दूसरे ग्रह थे उस पर आने जाने की किस तरह से, अब भौतिक विज्ञान पर लौटते हैं, भौतिक पर या आध्यात्म पर, दोनों पे मिक्सअप लौटते हैं। कि महाभारत काल तक एक और कला डेवलप थी, कि आर्य लोग बड़ी द्रुत गति से दूसरे ग्रहों में आते जाते थे। आपने कई एग्जाम्पल ऐसे देखे महाभारत में कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक अंधेरे उसमें होते हुए वो दूसरे लोक में ले गए थे। अब आज से 30 साल पहले आप कहते कि वो अंधेरी चीज क्या थी गुफा में, तो कोई कहता उसमें वेस्टर्न कल्चर वाले भाई ये तो आर्य लोग गुफा पुत्र हैं, कोई कहता कुछ है गुफा के द्वारा ये उसी में पड़े रहते थे, ये झूठ है, वो है कुछ नहीं है सब। लेकिन आज हमें पता चलता है कि ब्लैक होल्स होते हैं। आज की साइंस इसको प्रूव कर चुकी है कि ब्लैक होल्स नाम की कोई दुनिया में चीज है जो हाई डेंसिटी का एरिया है, वहाँ बहुत ज्यादा घनत्व पाया जाता है और ग्रेविटेशन फोर्स होता है। उस ग्रेविटेशन फोर्स को क्रॉस करना हर किसी विमान की बस की बात नहीं है, ऐसे विमान नहीं बन सके हैं अभी तक मॉडर्न साइंस पे, वेस्टर्न साइंस पे, जो उन ब्लैक होल्स को क्रॉस करके चले जाए, उसकी ग्रेविटेशन फोर्स को कंट्रोल कर लें और उसको क्रॉस कर लें, वो नहीं बन पाया है। इसीलिए केवल हमें ये है कि एक कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेसिस है कि ब्लैक होल्स हैं, धरती पे कई जगह मिलते हैं। एक का उल्लेख आपने भी सुना होगा, बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल इसी टाइप का एक ब्लैक होल्स है, जहां से कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ग्रह पर चला जाता है। शायद एक चीज मैंने कहीं से पढ़ी थी कि 13वीं शताब्दी में किसी दूसरे ग्रह के व्यक्ति इन ब्लैक होल से होकर कहीं से भी इंग्लैंड में आए थे, उनका कलर हरा था, वो उसमें भाई भाई बहन थे दोनों, वो भाई की मृत्यु हो गई, बहन से शादी कर ली थी वहां के तत्कालीन शासक ने, वो जिंदी रही बहुत दिनों तक, तब मर गई। तो इनसे हम जो हमारा गमन है, आगमन है और गमन है, दोनों चीज होती थी महाभारत काल तक। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने साथ ले गए थे उस ब्लैक होल्स के द्वारा, तो उसमें इन्होंने सुदर्शन चक्र से, जो कि उस समय का तत्कालीन विश्व का सबसे शक्तिशाली यंत्र था और जिसे भगवान शंकर ने बनाया था, उसके द्वारा उन्होंने उसकी ग्रेविटेशन फोर्स को खत्म किया था, और उसके साथ पीछे पीछे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों चले गए थे और दूसरे ग्रहों पर पहुंचे थे।
तो ये उल्लेख हमें मिलता है। तो इसका मतलब हमारा साइंस इतना डेवलप था उस समय है कि हमारे पास ऐसे हथियार और ऐसे वायुयान मतलब यान भी थे जो कि दूसरे ग्रहों पर ब्लैक होल्स के थ्रू उसकी ग्रेविटेशन फोर्स को काट के चले जाते थे। कई बार इसका उल्लेख मिल रहा है। अब एक उल्लेख और बताएं हम आपको, टाइम व्हील का। टाइम व्हील होता है कि किसी और ग्रह पे समय का गणना अलग तरह से है, या समय की गणना अलग तरह से, समय की गति स्पीड वहां अलग है, यहाँ अलग है। ये तो मॉडर्न साइंस भी कह चुकी है कि ये पृथ्वी पे 365 दिन का एक वर्ष होता है। ठीक है। दिन और रात जो होते हैं, सूर्योदय का टाइम 12 घंटे है, लेकिन यही चीज प्लेटो ग्रह पे अलग टाइप से है। वहां दिन के जो वर्ष है वो शायद 600 650 या 1400 1300 मतलब समथिंग करके दिन का है, ज्यादा बड़ा दिन है। ठीक है। जैसे जैसे हम आगे सौर मंडल में ही आगे जाते हैं, सूर्य से दूर चले जाते हैं, तो वहाँ जो हमारा ईयर है, जो वर्ष है, उसकी घटना बढ़ती जाती है। तो ये मॉडर्न साइंस भी मान चुकी है, टाइम वेल के प्रिंसिपल्स को भी मान चुकी है, लेकिन इसमें इतना इनको अभी एक्सपेरिमेंट दौर चल रहा है इनका, तो अभी इतना ये अचीव नहीं कर पाए। तो आपने एक चीज देखी होगी, पहले टाइम वेल था। अब एक स्टोरी महाभारत में आती है रेवती जी की, जो रेवत राजा थे, वो रेवत पर्वत के राजा थे, रेवती जी के पिताजी। तो वो अपनी पुत्री के लिए वर की याचना में ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक का समय बहुत ही धीमे चलता है, जो यहाँ वहां का एक पल यहाँ के कई वर्षों के बराबर है। आपने मैंने कल भी बताया था कि देवताओं का यहाँ का 12,000, देवताओं का 12,000 वर्ष एक कल्प के बराबर होता है। तो अब सोच लो, उसी हिसाब से आप गणना करके लगाएंगे तो इसमें ग्रेट डिफरेंस है। ठीक है। तो इस तरह से ये टाइम वेल वाली मैटर है, वो रेवती जी वाली स्टोरी से हमें पता चलता है। जब वो लौट के आई तब तक कई ये युग बीत गए थे, और 28वां द्वापर चल रहा था, और उसमें बलराम जी का अवतार हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि बलराम जी से तुम्हारी पुत्री की शादी होगी। तो ये टाइम वेल वाली घटना है, जो कि अभी मॉडर्न साइंस के लिए आगे की कड़ी है। हो सकता है 10 20 30 साल में हम टाइम वेल से संबंधित सारे एक्सपेरिमेंट को ये मॉडर्न साइंस कर सके, जो हमारे महाभारत काल में थी। इसके साथ साथ हम और महाभारत काल में थोड़ा सा और एंटर करते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं जो जब का साइंस उनको जब एक नॉर्मल चीज थी, एक हर आदमी के लिए हर आदमी उनको कर सकता था, लेकिन आज की साइंस के लिए वो एक अबूझ पहेली है। जैसे कल मैंने बताया था, चिकित्सा विज्ञान में भी आपने देखा था, वो अभी 30 साल पहले तक अबूझ पहेली थी, लेकिन आज वो कंटेंट। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमें महाभारत और रामायण में जो भी साइंटिफिक चीज है, उनको हवा हंसी में नहीं उड़ाना चाहिए, उनको हवा में नहीं करना चाहिए। अरे कम से कम हाइपोथेसिस हमको मिलती है, उनसे प्राप्त होती है। एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन पर उनको मिथिक मान लें कि वो तो मिथिक था साहब। ऐसा कुछ नहीं, हुआ ही नहीं। ये जो मिथिक मानने वाला आर्ट है, ये हमारे मेघालय ने जो, और ये आप कहो जिन्हें वामपंथी लोगों ने, वामपंथी इतिहासकारों ने, वामपंथी विचारकों ने मिथिक वाला एक कॉन्सेप्ट हमें दिया, इससे हम रियलिटी में बैकवर्ड रह गए। हमें हाइपोथेसिस मिली नहीं, हम तो, बल्कि इनका तो एक कॉन्सेप्ट था कि ये आ रहे लोग अपने आप को इतना गिरा हुआ मान लें कि हम तो, हमारे पूर्वज कुछ थे ही नहीं, वो जंगली थे, गुफा में रहते थे, इस टाइप से है, मान लें। लेकिन अगर हम सीरियसली जाएंगे, थोड़ा सा अपना विचार करेंगे, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे ग्रंथों में आगे की विज्ञान की, जहां तक विज्ञान का चरम जा सकता है, भौतिक विज्ञान का या आध्यात्मिक विज्ञान का, वो सारी चीजें हमारे ग्रंथों में हाइपोथेसिस के रूप में हैं। वो बात अलग है कि हमारी मॉडर्न मतलब ये विज्ञान, हमारा ये आज का समाज उन पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहा है। उसके कारण हम अपने महाभारत को या रामायण को या वेदों को किसी भी कीमत पे, अब देखो मेरे एक घटना, एक चीज याद आ गई। इन लोगों ने कहा कि उसमें जैसे ये बैटरी आज की डेट में होती है, बैटरी बनाने की कला पुराने समय में भी थी। महाराजा भोज ने 6वीं 7वीं शताब्दी में किसी भारतीय प्राचीन ग्रंथ से लेके ये लिखा था कि महर्षि थे अगस्त्य। अगस्त्य बैटरी वाली इस कला के बड़े स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने, शायद अगस्त संहिता में ये उल्लेख मिलता है, मुझे ऐसा ध्यान है, क्योंकि थोड़ा सा अगस्त संहिता में बैटरी बनाने की कला है कि उसमें नीला तोता को कहा जाता है, आप जानते हो, मयूर समथिंग से एक नाम है उसका। तो यहाँ संस्कृत में हर अर्थ द्वयर्थी है, त्रिअर्थी है या बहुअर्थी है, ये आप मान लीजिए।
आप इसके कारण ये नहीं कह सकते कि उसका अर्थ वो है। तो अगर नीला तोता किसी में डालें हैं तो उससे H2SO4 बनेगा, और उसे कॉपर की प्लेट के साथ रख दें, नॉर्मल अर्थ इसका ये है, तो उससे विद्युत पैदा होती है। ये उसमें लिखा था, उसका एक श्लोक भी है, और आप उस पर गूगल पर टाइप करेंगे तो श्लोक आ जाएगा। बहुत लोगों ने अब डाल दिया है। तो ये जो आर्ट था, जो आज से 100 साल पहले नहीं था, बैटरी वाला आर्ट हमारे यहाँ, तो ये आर्ट उस समय था महाभारत काल में। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उद्घाटित होती हैं, स्पेशली मिलिट्री साइंस, स्पेशली वायुयान, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, और आपका ये मेडिकल साइंस, ठीक है, सर्जरी, इसके क्षेत्र में हम आर्य लोग आधुनिक विज्ञान से भी सदियों, कई सदियों आगे थे। मामूली सदी नहीं, कई सदियों आगे थे। हमें वो कला पता थी कि ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस लौटाया जाता है। आपको पता होगा अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो लौटाना नहीं जानता था उसको। तो व्यास ने कहा कि तुम अपने अस्त्र को लौटाओ, अर्जुन ने भी छोड़ दिया काउंटर में, अटैक में। तो अर्जुन ने तो अपना अस्त्र लौटा लिया क्योंकि उसको लौटाने की कला पता थी। लेकिन यानी ब्रह्मास्त्र का मतलब है मिसाइल और उसका बार हेड। मिसाइल को कैसे रिकॉल किया जा सकता है, कैसे उसको वापस, तो ये जो आर्ट थी, ये आर्ट मॉडर्न साइंस में अभी भी नहीं है कि आपने कोई भी मिसाइल छोड़ दी तो उसको किस तरह से पुनः वापस बुला के उसके अपने शस्त्रागार में रखा जाता है। वो तो फटनी, एक बार छोड़ दी तो वो फटेगी, वो विनाश करेगी। लेकिन उस समय ये आर्ट था जो अश्वत्थामा पे नहीं आता था, और जो अर्जुन पे वो आर्ट आता था, तो अर्जुन ने उसे वापस बुला लिया था। ऐसा थोड़ी है कि सरकंडे के बाणों से, आप थोड़ा सोचो कि सरकंडे या लोहे के बाणों से 18 अक्षौहिणी सेना मारी जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं था। अक्षौहिणी का अर्थ भी आज लगाते हैं लोग, 1 लाख सेना, ये नहीं है, 1 लाख नहीं है। एक अक्षौहिणी का मतलब, एक अक्षौहिणी का मतलब है, अब महाभारत में एक जगह उल्लेख है, जब अर्जुन ने उसने सॉरी धृतराष्ट्र ने, महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है और धृतराष्ट्र अर्जुन से युधिष्ठिर से पूछते हैं कि हे पांडवपुत्र, इस बड़े युद्ध में कितना विनाश हुआ। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज, इस महायुद्ध में जो उसकी गणना आती है उसमें लिखा हुआ संस्कृत में, मुझे याद नहीं है पूरी तरह से, मैंने पढ़ा है। तो लगभग 167 करोड़ टोटल आदमी मारे गए, 20 लाख, 52 लाख आदमी लगभग लापता है इसमें। ये उसका एक संस्कृत का वो है, आप चाहेंगे तो मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इतना बड़ा महायुद्ध था, ऐसा नहीं जनसंख्या पहली बार बढ़ी, नगरीकरण पहली बार हुआ। मैंने कल भी बताया था कि द्वारका, इंद्रप्रस्थ जैसे बड़े नगर बसे। अब आपको एक चीज और बताता हूँ मैं कि जो हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग कितने दर्जे की थी, अब सिविल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, जो उस पर कल डिस्कस हुआ ना, आज हुआ। रामायण काल में आपको पता है वो पुल बना था, है ना, जो भगवान राम ने बनाया था। तो उस पुल के बनाने की अवधि कितनी थी आपको पता होगा, 5 दिन के अंदर वो पुल तैयार हुआ था। अब आप देख लो कि पंबन से लेके, जहां से पुल स्टार्ट होता है रामेश्वरम से, है ना, और वहां तक की कितनी दूरी है, श्रीलंका तक की, धनुषकोडी तक से लेके। तो इस दूरी में पूरा पुल समुद्र के ऊपर 5 दिन में बिना किसी टॉप क्लास की सिविल इंजीनियरिंग के नहीं बना सकता। आज नहीं बना सकता कोई आदमी बिना बड़े बड़े जेसीबी मशीनों के और बहुत सी चीजों के। कोई भी साइंस आज भी उस पुल को 5 दिनों में नहीं बना सकती है, ना अमेरिका, न जर्मनी और न चाइना। ये आप मान के चलो इतना बड़ा। तो आप खुद सोच सकते हो कि आपको हे दृष्टि रखनी चाहिए उसके बारे में। बहुत ही, वो पुल आज भी विद्यमान है, आज भी इनकी कोई भी संरचना, स्ट्रक्चर, मैं कह रहा हूँ 100 साल नहीं चल सकता है। अंग्रेजों का हो सकता है, इंडिया में बहुत साल चल रहे हैं, 150 साल से चल रहे हैं, लेकिन एक की भी लिमिट है। 1000 साल बाद सब खत्म हो जाते हैं, ये आप मान के चलो, कोई स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन वो स्ट्रक्चर आज भी है। तो आप सोच लो कि सिविल इंजीनियरिंग कितनी हाई फाई थी। नन लील, जिन्हें हम बानर बोलते हैं, टेक्निकल अर्थों में कोई बानर थोड़ी थे वो। हो सकता है बानर नाम की कोई प्रजाति रही हो जो उस जमाने में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से बहुत आगे रही हो। उसी में एक हनुमान जी थे, जिनको लोग बानर समझते हैं कि वो ये वो, मैं कहता हूं कि वो ही वाज द ग्रेटेस्ट एरोनॉटिकल इंजीनियर ऑफ दैट टाइम। एक कैसे संभव है, आपको पता होगा साइंटिफिक रूप से देखो कि हनुमान जी बानर हो ही नहीं सकते, वो अंजनी के पुत्र थे। अंजनी गौतम ऋषि की पुत्री थी, ये आपको पता है। अंजनी के पुत्र थे, तो एक स्त्री किसी भी कीमत पर एक बानर को जन्म नहीं दे सकती है। ये तो मॉडर्न साइंस भी मानता है, क्योंकि गुणसूत्र में भिन्नता पाई जाती है। तो एक स्त्री बानर को जन्म नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, किसी कीमत पर नहीं दे सकती है। ये तो साइंस का एस्टेब्लिश फैक्ट है। अब फिर कैसे रहा होगा,
यही तो षड्यंत्र है जिसको हम फेस कर रहे हैं आज की डेट में, हमारी संस्कृति फेस कर रही है कि हमारे एक बहुत बड़े कहो कि महान विजेता को, ऐसे कमांडर को जिनकी वजह से पूरा रामायण युद्ध जीता गया था, उनको हमने बानर के रूप में उद्घाटित कर दिया है। एक सोचने वाली चीज है, जबकि विज्ञान क्लियर कहती है कि स्त्री कभी भी 44 गुणसूत्र वाले बानर को जन्म नहीं दे सकती है, या 48 सूत्र वाले गुणसूत्र वाले ऐप को जन्म नहीं दे सकती है। सिग्नल्स कहीं डाउन हो गए। थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था, तो मैं ऑडिबल हूँ। तो कोई भी किसी की मतलब वो एक्चुअलिटी में बहुत बड़े एरोनॉटिकल इंजीनियर थे जिनके पास 73 विमानों की एक सेना हो रही होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक स्त्री बानर को जन्म दे, ठीक है, वो कभी जन्म नहीं दे सकती है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे सिविल इंजीनियरिंग पे, तो वो पुल का निर्माण 5 दिन में हुआ, ठीक है। कितना संसाधन लाए गए होंगे इसके लिए, तो संसाधन क्या सिर पे रख के थोड़ी लाए होंगे, या बानर भालुओं ने उसको सीधे चलो, बानर भालुओं ने उसको लेफ्ट ले लेना, बानर भालू ने इसको बना डाला। क्या आपको लगता नहीं कि बानर भालू में इतनी अकल होती है वो इतने बड़े पुल को बना दें या बड़े युद्धों को जीत लें? कितने भी ट्रेंड करो, नहीं हो सकता। रियलिटी में ये कोई प्रजाति का नाम होगा, जैसे बहुत सी प्रजाति सिंह लगाते हैं बहुत से लोग आजकल नाम के पीछे, तो क्या वो शेर थोड़ी हो गए? इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना चाहिए, और हमें ये मानना बंद करना चाहिए कि हनुमान जी बानरों की तरह थे या बानर थे, ये संभव ही नहीं है। राइट। तो मेरे कहने का अर्थ है वो सिविल इंजीनियरिंग का पहला नमूना है। दूसरा नमूना आप देखो महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ का राजमहल, आपको पता है जल की जगह थल और थल की जगह जल। ये दृष्टि भ्रम कैसे संभव हुआ? या इसे माया कहो, या उस समय माया भी बोलते थे दृष्टि भ्रम को। ये कैसे संभव हुआ? ये किसी बिना उसके टॉप क्लास सिविल इंजीनियरिंग के संभव नहीं है, और सुपर टॉप क्लास। अब आपको ने एक चीज देखा होगा, ये तो मैं अभी आपको दिखा दूं, आप कभी जाओ तो एक चंद्र स्तंभ है दिल्ली में, उसको देख लो। वो आज से 2700-2800 साल पुराना है, और किसी चंद्र नाम के राजा के द्वारा बनवाया गया था, और वो संभवतः ये माना जाता है विक्रमादित्य ने चंद्र स्तंभ को बनवाया था। आप दिल्ली में अब भी है, उस स्टील ये के लोहे पे जंग नहीं लगी है। दिल्ली में किस जगह है? चंद्र महरौली के पास, कुतुब मीनार के पास चंद्र स्तंभ है। कुतुब मीनार के पास? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक। तो उसको आप जाके देखेंगे कभी, तो उसमें जंग नहीं लगी आज तक 2700 साल के बाद भी। तो ये कौन सी मेट्रोलॉजी थी, कौन सी ऐसी ऐसे धातु विज्ञान थी जिसमें उसमें जंग न लगने वाले, जो आज से हमारे 2700 साल पहले इसी कलयुग में भी हमारे पूर्वज जानते थे उस विज्ञान को। तो एक सोचने वाली चीज है कि हम कहाँ थे। और मैं आपको बता दूं, मैकाले के आने मतलब उससे अंग्रेजों के आने से पहले 1757 से पहले दुनिया की सबसे शानदार वुड्स तलवारें हम लोग बनाते थे। तो धातु विज्ञान में हम इतना आगे थे, ऐसा नहीं हम बैकवर्ड थे। 15वीं शताब्दी में जब वो जंगलों में रह रहे थे ये अंग्रेज लोग या वेस्टर्न कल्चर वाले, नंगे रहते थे, एक लंदन में एक दलदल था, उस समय हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी थी। अब एक क्वेश्चन उठ सकता है कि जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी तो फिर हम हारे क्यों? नेचुरली बात है कि कोई बड़ा महायुद्ध होता है, उसके बाद में इन हथियारों से हमें घृणा हो जाती है। अब आप कम ही देख लो कि गोली से कोई आदमी आए, बंदूक रखना घर में पसंद करोगे क्या? मान लो घर में लाइसेंसी बंदूक है, उस बंदूक से कोई मिस हैपनिंग हो जाती है किसी के घर में है, या आपस में लड़ाई हो जाती है भाई भाई में, और बंदूकों से खत्म करते हैं। बाद की जो पीढ़ी किसी कीमत पर बंदूक को तुम्हारे घर में नहीं रखनी थी, ये फैक्ट बात है। ऐसे ही जब महाभारत का महान युद्ध हो गया तो उसमें सारा कुछ ज्ञान विज्ञान और सब नष्ट हो गए, तो उसके बाद की सोसाइटी ने ये गारंटी से डिसाइड किया होगा कि हमें उस मिलिट्री साइंस को डेवलप करना ही नहीं, जिससे दुनिया नष्ट हो जाती है, जिससे हम आपस में ही मारे जाते हैं। एक बात आपने और सोची होगी कि महाभारत युद्ध में 34 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, 34, इसमें चाइना भी शामिल था, और कोई भी देश 3 दिन से ज्यादा महाभारत के युद्ध को झेल नहीं पाया था। तो सोच लो उसके बाद में जो युद्ध होता है वो आपस का युद्ध है इनका, कभी कर्ण मर रहा है तो कभी अभिमन्यु मर रहा है तो कभी ये, मतलब विदेशी जो राजा थे वो 3 दिन के अंदर सफाया हो गया, 3-4-5 दिन में सफाया पूरा, वो ज्यादा नहीं झेल पाए थे युद्ध को। तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई थी उसके द्वारा। महाभारत ऐसा नहीं है कोई वैसा युद्ध रहा होगा
कि आपस में वहां खड़े हो गए और लड़ लिया। ये तो बाद के जो कालों में, जो हमारा अंधकार युग है, उसके बाद में 1000 साल का ये युग है, जिसमें जिसे मुस्लिम पीरियड भी बोलते हो आप लोग, आप ऊपर के लिए ना, सीधे सही सीधे सीधे तो मुस्लिम पीरियड भी बोलते हैं उसे। उस युग में हमारी साइंस टेक्नोलॉजी, हमारे ग्रंथों का पूरी तरह से बदलाव हुआ, उसमें छेपक डाल दिए गए, उल्टी सीधी चीजें डाल दी गई, जिससे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण को भी आज लोग कोई ग्वाल रास रसैया टाइप का मानते हैं। ये तो आपको भी पता होगा। जबकि वो उनसे बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं। गीता में बताओ, वो कहते हैं साफ 16वें अध्याय में कि अर्जुन, काम क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। जो व्यक्ति इनमें गिर जाता है उसे नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इस 16वें अध्याय में आप देख लेना, शायद 24 श्लोक है टोटल। घुमाओ घुमाओ, अरे सीधे घुमाओ ना इसके। तो 16वें अध्याय के शायद 22वें या 21वें श्लोक में ये है, आप देखें। तो जो व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या वो रास रसैया हो सकते हैं? जिस तरह से इन्होंने प्रेजेंट कर दिया है इनको, मैं तो नहीं सोचता। पूरी आप गीता को या महाभारत को उठा के देखें, कहीं भी राधा नाम का उल्लेख महाभारत में आपको नहीं मिलेगा। वैसा बहरहाल मुझे उसमें नहीं जाना चाहिए, वो एक धार्मिक विषय है, वो एक सामाजिक विषय है, धार्मिक भी नहीं है, और ऐतिहासिक विषय है। समाज भी मत मानो उसे, ऐतिहासिक विषय है। इस पे डिस्कशन तो कभी न कभी होना चाहिए, लेकिन आज का समय इसके लिए नहीं है। ठीक है, तो हम तो आज विज्ञान की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो साइंटिफिक अप्रोच में आपने ये देख लिया, सिविल इंजीनियरिंग भी हमारे यहाँ टॉप क्लास पे था। उसके ये 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ये बहुत छोटे हैं। और भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे द्वारका का निर्माण। इस सिविल इंजीनियरिंग का बहुत बेहतरीन नमूना था कि द्वारका का निर्माण किया गया, और वो सीधे सीधे द्वारका का निर्माण कुछ ही रात्र में हुआ था, मतलब कुछ ही दिनों में हुआ था, कुछ ही वर्षों में। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, वर्ष, 2 वर्ष। ठीक है, क्योंकि भगवान कृष्ण मथुरा से गए थे, उसके बाद में द्वारका पहुंचे, तो उस पीरियड को शायद 2 या 3 वर्षों का पीरियड था, उसमें पूरी द्वारका शहर बस गया था, और इतना वर्ल्ड क्लास शहर था वो कि उसका उल्लेख, आगे वाले लेफ्ट, उसका उल्लेख तुम्हें पता होगा ना। तो उसका उल्लेख जब कौरव राजसभा में हुआ था, तो सरप्राइजिंग से वो लोग भी देख रहे थे, ठीक है, कि इस तरह का नगर भी बसाया जा सकता है। इवन इंद्रप्रस्थ भी इसी टाइप का, क्योंकि वो भी कृष्ण भगवान ने बसवाया था। ये नहीं है शायद, ये तो वो भी कृष्ण भगवान ने बसाया था। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि सिविल इंजीनियरिंग हमारी किस स्टैंडर्ड की पहुंच चुकी थी। और इसका जीता जाता उदाहरण है कि इस महाभारत के युद्ध के बाद भी कुछ विज्ञान जो शेष रहता है ना, चंद्र स्तंभ है जो हमारा, उसका बेहतरीन उदाहरण है। उसके अलावा इन वेस्टर्न वालों का, प्लिनी, टोलेमी, ये जो थे ना मेगास्थनीज के समय, सिकंदर के समय के दार्शनिक थे, वो भी लिखते हैं अपने उसमें अकाउंट्स में कि मुगल राज, जो मौर्य राज प्रसाद था, वो इतना शानदार था कि उसकी तुलना सूसा और एकवतना के राजमहल भी नहीं कर सकते हैं। वो सूसा और एकवतना को यूनानी सभ्यता देवताओं का राजमहल मानती थी, मैं आपको बता दूं, या आपने नहीं सुना होगा। तो सूसा और एकवतना के राजमहल भी उसकी कंपेयर नहीं कर सकते, सीधे सीधे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इतना शानदार था मौर्य राजप्रसाद, जो अभी 2500 साल पहले की बात है, चाणक्य के समय की। तो सिविल इंजीनियरिंग कुछ सेंस में जिंदा भी रही थी हमारी, पूर्णतः खराब नहीं। अब उसका एक एग्जांपल और दूं, सोमनाथ मंदिर पर जब गजनी ने अटैक किया था, तो वो जो शिवलिंग था वो बीच में लटका हुआ था। तो आपको पता ही होगा, आपने ही पढ़ा होगा कैसे भी घर की। तो वो बीच में लटका हुआ था, यानी वो ऐसा मैग्नेटिक फोर्स के चारों तरफ लगाया गया था कि वो शिवलिंग बीच में था, वो न नीचे था, और किसी भी पॉइंट पे वो किसी से भी बंधा हुआ नहीं था। ये सीधे चलना है भाई, इधर ये चलना है ना, ठीक है। तो वो किसी से बता, ये अभी 10वीं शताब्दी तक की बात है, जब गजनी का अटैक हुआ था सोमनाथ पे। तो वो ही वाज सरप्राइज टू लुकिंग दैट शिवलिंग, ठीक है, कि किस तरह से ऐसी। अब एक चीज में, एक पॉइंट और मैं करना चाहूंगा कि लिंग को कुछ अलग अर्थों में समझते हैं लोग, ठीक है, कि लिंग ये स्त्रीलिंग है, शिवलिंग है, नहीं वो नहीं है भाई। ऐसी पुरुषलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का वो थोड़ी लिंग है। ये संस्कृत बहुअर्थी है, उस अर्थ को समझो आप कि वो अर्थ क्या कहना चाह रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने महाभारत पढ़ लिया, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि संस्कृत बहुअर्थी भाषा है। उसका कारण ये रहा होगा कि पहले हमारे समय में वैदिक संस्कृत थी, एक लौकिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत एक कोड लैंग्वेज थी, जिसमें ये सारे ऋषि मुनि अपने सारे एक्सपेरिमेंट को रखते थे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं कि हमारे आर्यों ने साहित्य को 4 हिस्सों में बांट रखा था, वेद, शास्त्र, पुराण और उपनिषद। वेद मतलब जो कि ज्ञान विज्ञान, विद धातु से बना है, और ज्ञान विज्ञान का
पूरा संग्रह, लेफ्ट, ज्ञान विज्ञान का पूरा संग्रह वेद था। विद धातु से बना हुआ है, ज्ञान और विज्ञान। ठीक है, उसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो लिखे जाते थे, इसलिए इनके बारे में मशहूर है कि राइट, जो दुनिया में है, सॉरी, इनके बारे में मशहूर है कि वेद वैदिक संस्कृत में लिखे जाते हैं, कोड लैंग्वेज में। इन्हें हर एक को नहीं समझ सकता था, क्योंकि फिर अगर ऐसे लौकिक संस्कृत में लिखते तो हर एक कोई समझ जाता, हर एक कोई समझ जाता, तो फिर तो गलत हो जाता। फिर तो जैसे उत्तरी कोरिया में हो रहा है, सारी टेक्नोलॉजी लेके अब वो धमकी देते रहते हैं, वो होता। उससे रोकने के लिए सब काम था। दूसरा, वेद के बारे में एक चीज और है, लेकिन मैं विषय थोड़ा सा विषयांतरण हो रहा है इसमें, हल्का सा। इस पे विषय पे कभी और चर्चा करूंगा मैं शायद, ठीक है, बिल्कुल सही। मतलब इस टाइप जी जी। से। ये एक अलग चीज है, ये इसमें साइंटिफिक चीज है तो साइंटिफिक, लेकिन चीज अलग हो जाती है ये। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में जो हमारा, इवन आप जैसे बता दोगे, जैसे दूसरे ग्रहों पे जाने के साधन हमारे कंट्री ने उन्नत, उस तरह के लोग नहीं आते थे। कई ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं महाभारत में, रामायण में। ये क्या हवा हवाई थोड़ी लिख दी है कि बिना सोच के लिख दी है। ठीक है, ये ऐसा नहीं हुआ। इवन हमारे इनको पता था कि मंगल ग्रह पृथ्वी का पुत्र है। आज का भी विज्ञान ये कहता है कि मंगल की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है। अरे भाई, पुत्र की उत्पत्ति तो पिता या माता से होती है ना। तो हमारे मनीषियों ने को ये चीज पता थी। एक चीज इंटरेस्टिंग मैं बताऊंगा आपकी, आज से 600 साल पहले तुलसीदास जी हुए थे, आपको पता होगा। ठीक है, उस समय वेस्टर्न साइंस तो था नहीं। तो ये हनुमान चालीसा की उक्ति है, युग सहस्त्र योजन पर भानु। इसको आप कंपेरेटिवली देखेंगे तो एक्चुअली 15 करोड़ 36 लाख बार 36 लाख किलोमीटर बैठता है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। ये तो आपको सबको पता होगी शायद, और बहुत फैल चुका है। तो आखिर अब मॉडर्न साइंस कहता है कि 14 करोड़ शायद 97 लाख किलोमीटर। अब ये भी हम नहीं मान सकते मॉडर्न साइंस सही बोलता है, उसने कोई फीता डाल के थोड़ी नापी है। लेकिन जो टेक्निकल तरीके से जो वो है उसकी गणना है, तो उसका मतलब वो तुलसीदास को कैसे पता है भाई? उन्होंने 20 करोड़ क्यों नहीं बताई? इन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जो कि इनका अरस्तु बताता था। ठीक है, तो अभी तक, क्योंकि तुलसीदास कोई साइंटिस्ट नहीं थे, उन्होंने भी किसी ग्रंथ से पढ़ा होगा, ऐसा थोड़ी है। तुलसीदास बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ही वाज लिटरेरियन, साहित्यकार थे वो। लेकिन किसी उस समय के ग्रंथ में रहा होगा ये कि ये दूरी है, उन्होंने साहित्य की भाषा में उससे हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया कि ये चीज है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हमें मिलती हैं, जो जैसे अब यही ले लो कि भास्कराचार्य को वो उसको बता देते हैं आर्यभट्ट को, आर्यभट्ट ने पाई कमान निकाला। अरे भाई, आर्यभट्ट से भी पहले पाई कमान रहा होगा, ऐसा संभव ही नहीं है जब इतनी साइंस डेवलप। लेकिन अब चलो, कम से कम तुमने ये स्वीकार कर लिया कि आर्यभट्ट ने पाई कमान बताया। तो जिस पाई के लिए तुम्हारे न्यूटन को, तुम्हारे उसके बाद के वैज्ञानिकों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, वो तो हम आज से 2,500 साल पहले जानते थे। तो पाई का मान जानते थे, इसका मतलब बहुत सी ऐसी साइंटिफिक चीजें भी हम जानते रहे होंगे उस समय। ऐसा संभव नहीं है कि खाली पाई का मान हमें पता हो, बाद बाकी चीज पता ना हो मैथमेटिकल में। तो मैथमेटिक्स भी हमारा आला दर्जे का था। आप किसी को भी देख लो, ये तो अभी की बात है 2,500 साल पहले की। उनको तो वेस्टर्न वाले मान भी रहे हैं कि गणित के जन्मदाता एक तरह से भारतीय हैं, बीज गणित के जन्मदाता भारतीय हैं। यहीं से वो अलजब्र बन के गया वहां अरब में, और वहीं से वो बन के चला गया वहां। तो ये तो आपने देख ही लिया। तो इस तरह से गणित के क्षेत्र में भी हम अब अग्रणी थे। ठीक है, इसीलिए वैदिक गणित को पढ़ाने की अब कवायद हो रही है कि वैदिक गणित पढ़ाया जाए। शिक्षा किस तरह से होती थी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी थी कि एजुकेशन किस तरह से दी जाए, है मौसम क्या था, ये सब महाभारत में उल्लेखित है। किस तरह से मौसम हुआ करता था, क्या कब। अब चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण खगोल विज्ञान की बात करते हैं हम। खगोल विज्ञान में तो आपको क्लियर सबको पता है, मैं बताना मुनासिब नहीं समझता हूँ कि खगोल विज्ञान में आज का भी पंडित जो गांव में देसी में रहता है, वो अपने उस गणना के द्वारा एग्जैक्ट बता देता है कि आज ज्वार-भाटा आएगा, कल की अमावस्या है, कल ग्रहण पड़ेगा, परसों नहीं होगा। जिसको नासा सालों बाद सीख पाई, अभी भी एग्जैक्ट नहीं है नासा की। वहां हमारे यहाँ एक छोटा सा बता देता है, उस गणना को करके, गणना नहीं करके तो बताता है, बिना गणना थोड़ी बताता है, पत्रा बना देके थोड़ी बताएगा कब ग्रहण पड़ने वाला है। तो हमारा ये टेक्नोलॉजी जो खगोल की टेक्नोलॉजी या किसी टेक्नोलॉजी इतनी हाई थी। एक चीज मैं मान सकता हूँ कि हम एक सोए हुए समाज हो गए, और सोया हुआ समाज जब अपने उस भूतकाल को छोड़ देता है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाती है इसको सरवाइव करना। हमें जगाने की आवश्यकता है, पुनर्जागरण की आवश्यकता है, समाज में उस प्राचीन तत्वों को लाने की आवश्यकता है, खोज खोज के उस पर एक लाइब्रेरी बनाने की आवश्यकता है, और उसको जनता को समझाने की आवश्यकता है। जब तक मैं गारंटी देता हूं कि वो समाज
जो अपने पूर्वजों के ज्ञान को छाती चौड़ा के स्वीकार नहीं करता है, उनकी उपलब्धियों को बखान नहीं करता है, वो समाज कभी भी विश्व का सबसे शक्तिशाली अग्रणी समाज नहीं बन सकता है, ये आप मान लीजिए। चीन का जो वर्तमान कम्युनिस्ट पार्टी सरकार है, वो रियल अर्थों में कम्युनिस्ट नहीं है, वो राष्ट्रवादियों की सरकार है। और उन्होंने चीन के उस महान युग की सारी चीजों को लाना शुरू कर दिया और उन सारी चीजों को गिराना शुरू कर दिया जो औपनिवेशिक काल की उनके यहाँ विकसित की थी अंग्रेजों ने। आज चीन अपने उस ऐतिहासिक विरासत को आगे ला रहा है और विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन रहा है। वो एक बात बता दूं, जैसे हम अंग्रेजी को सीखते हैं ना, वो चाइनीज कभी भी अंग्रेजी को नहीं सीखते, वो इतना ही काम चलाओ सीखते जितनी आवश्यकता है उन्हें विश्व में व्यापार करने के लिए। वो मंदारिन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में मंदारिन सिखाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में चीनी टीचर्स आ चुके हैं और वो सीख रहे हैं। नेपाल में भी मंदारिन सीखी जा रही है, वर्ल्ड के हिस्सों में। इसको हमें अपनी भाषा पे, अपने विरासत पे, अपने इतिहास पे जब तक हम गर्व करना नहीं सीखेंगे, उसको खोद खोद के लाके दुनिया को दिखाना नहीं सीखेंगे। उन लोगों ने एक मामूली सा अरस्तु को बहुत बड़ा वैज्ञानिक बता दिया। जो अरस्तु ये बताता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, जो अरस्तु बताता पृथ्वी चौकोर है, उसकी बिल्कुल बेकार की बातें जो आधुनिक विज्ञान में कहीं भी फिट नहीं बैठती हैं, उसको भी उन्होंने बहुत बड़ा दार्शनिक बना दिया। और हम अपने महानतम ऋषि मुनियों को, जिनकी एक एक ये हाइपोथेसिस इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो मॉडर्न साइंस से भी हजारों साल आगे की है, उसको हमने छिपा रखा है, वो मिथ मान लिया है। यही अंतर है, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मानसिकता ही सर्वश्रेष्ठ है। अब हमने मान लिया कि हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं बढ़ा सकती, खुद भगवान भी हमारी मदद नहीं कर सकते। अर्जुन अगर ये मान लेता मैं महाभारत नहीं जीत सकता हूँ, तो भगवान क्या करते? उन्होंने उसे मोटिवेट किया, उसने कह लिया कि मैं मार डालूंगा सबको। तो ये समाज के लिए मोटिवेशनल का काम कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल लोग, वो समाज के मोटिवेटर हो सकते हैं। तो हमें इन चीजों को आगे लाके समाज को मोटिवेट करना है और यही हमारी समाज के प्रति सबसे बड़ी सेवा है, एक ऐसा समाज बनाना जो अपनी विरासत पर गर्व महसूस करे। धन्यवाद। आज बहुत मेरा बहुत शुक्रिया सर। ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।